दर्पण, दर्पण क्या होता है? दर्पण एक दर्पण एक ऐसी वस्तु जो जो प्रकाश का परावर्तन करती है। दर्पण एक ऐसी वस्तु जो प्रकाश का परावर्तन करती है, दर्पण कहलाती है। दर्पण, दर्पण के दो भाग होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ एकदम प्लेन हो, समतल दर्पण कहलाता है। ये क्या क्या कहलाता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है? किरण आरेख के माध्यम से। प्रतिबिंब, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब। अब यहां प्रतिबिंब की डेफिनेशन कैसे बताएंगे कि प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलने का अनुभव कराती हैं, किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलने का अनुभव कराती हैं, तो वह उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? इमेज, इमेज या प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे अब हम समतल दर्पण के प्रतिबिंब को ही समझते हैं। ये ले लिया हमने समतल दर्पण, ले लिया हमने समतल दर्पण, इसका ये एम और एम डैश, ये है इनके द्वारक। अब यहां से ये कोई ऑब्जेक्ट है ओ, यहां से किरणें आ रही हैं, इस पे पड़ी किरणें, टेढ़ी हो रही, इसमें ऐसी करके निकल जाएंगी। अब ये आगे तो कभी कहीं मिलेंगी नहीं जाके, तो हम पीछे एक बार बना लेते हैं। यहां पर ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। अच्छे से हमने डॉट डॉट किया है, यानी कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, ये मिल नहीं रही। ये यहां से हम देखेंगे, जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे हमारी आंख है, क्या है? आंख, ऐसी करके आंख बना दो। इसको समझो, ये आंख है हमारी, ये क्या है? हमारी आंख, जिससे हम इसमें देख रहे हैं। तो ये इधर ये यहाँ पर ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ये कैसा हो जाए? ये आई है इमेज। यहाँ पर क्या बन रहा है? प्रतिबिंब। ये यहां से प्रकाश के परावर्तन के अनुसार इधर से दो किरणें आई और उसी माध्यम में वापस लौट गई, पर ये आगे मिलती हुई आगे प्रतीत होती हैं। यही क्या कहलाता है? इसका इमेज। इमेज की वह इमेज प्रतिबिंब की परिभाषा यही होती है, यानी कि ये कौन सी क्रिया हुई थी? ये क्रिया हुई थी परावर्तन। दर्पण से सबको पता है, दर्पण से क्या होता है? प्रकाश का
परावर्तन, जो कि हम पिछले सेशन में बता चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन होता है। दर्पण से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। तो ये यहाँ पे हुई प्रकाश की परावर्तन की क्रिया हुई, और परावर्तन की क्रिया के बाद यहाँ पर किरणें मिली तो नहीं, पर मिलती हुई प्रतीत हुई है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर क्या बन गया? इसका इमेज, यानी कि प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब की यही परिभाषा होती है। प्रतिबिंब की परिभाषा एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं और याद कर लेना। प्रतिबिंब की परिभाषा होती है प्रतिबिंब की यानी परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन तथा अपवर्तन क्रिया के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को क्या हम कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिबिंब है। और ये अब यहां पर हम इसकी प्रकृति देख लेते हैं। प्रकृति, प्रकृति, ये देखो मिलती हुई प्रतीत हुई, तो ये कैसा प्रतिबिंब? अगर मिलती होती, अगर मिलती हो तो कैसा? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये मिलती हुई प्रतीत हुई है, तो ये कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। और कैसा बनेगा? सीधा, सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगर उल्टा समझते तो आपके, अगर आप जब यूज करते हो किसी दर्पण को, आप यूज करते हो तो आपके टांगे ऊपर और सिर नीचे ऐसा दिखाई देता, पर ऐसा तो नहीं दिखता है, बिल्कुल सीधे सीधे दिखते हो, यानी कि सीधा प्रतिबिंब बनता है। पर बनता कैसा है? आभासी, आभासी बनता है। और वस्तु के बराबर आकार का, वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब, वस्तु के बराबर आकार का होता है, इतना समझ लो। प्रतिबिंब किसके आकार का होता है? वस्तु के बराबर। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा प्रतिबिंब होगा। और ये इसकी स्थिति क्या होती है? स्थिति, स्थिति में देख लेते हैं। दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। और जितनी दूरी, यानी कि यहां से देखो, ये दूरी अगर x है तो ये भी दूरी x होगी, यानी कि जितनी दूरी दर्पण की वस्तु से है, जितनी दूरी दर्पण की वस्तु से है उतनी ही दूरी प्रतिबिंब की दर्पण से होगी, उतनी ही दूरी प्रतिबिंब की दर्पण से होगी। अब ये लिख सकते हैं यहां पे हम, कितनी दूरी पर होती है? दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी हो उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण से जितनी दूरी वस्तु रखी होती है, जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ये x है तो ये भी x होगी। अब इसका समतल दर्पण के हम रेडियस वगैरह जान लेते हैं। रेडियस और जो वक्रता त्रिज्या, यानी कर्वेचर रेडियस और फोकस, इसके हम कर्वेचर रेडियस और फोकस को हम जान लेते हैं क्या क्या होते हैं। अब एक बात बताओ, जैसे ये हमने गोला बनाया, ये गोला बनाया, इसकी कोई ना कोई रेडियस होगी। मान ली ये केंद्र है, मान लो ये केंद्र है, ये इसकी रेडियस है। ठीक है, अब हम इस गोले को पूरा मिटा दें, पूरा मिटा दें, बस एक छोटा सा पॉइंट छोड़ दें, इतना, ये है पॉइंट। अब ये कोई बता सकता है गोले का भाग है? यानी कि मालूम
ये गोले का भाग ही होता है, यानी ये कोई बता सकता है ये थोड़ा सा भी टेढ़ा होगा? नहीं, ये टेढ़ा सा नहीं मालूम पड़ता। यानी अब इतना बड़ा जब दर्पण लिया हमने, इतना बड़ा दर्पण लिया हमने, इसकी इस तरफ कलई कर दी, तो एक बार बताओ ये कितने बड़े गोला का भाग होगा? यानी बहुत बड़ा गोला होगा, बहुत बड़ा, यानी बहुत बड़ा गोला होगा जो उसका ये छोटा सा भाग होगा। जैसे ये देखो, इसका ये छोटा सा भाग है, इसको मिटा देने पर ये इतना बचता है, ये पूरा मिटा दिया हमने, इतना बचा। अब ये कोई बता सकता है टेढ़ा था? ऐसे ही इतना बड़ा है तो इसके लिए कितना बड़ा गोला होना चाहिए? बहुत बड़ा गोला होना चाहिए, तब हमें पता चलेगा ये एकदम प्लेन है। तो ऐसे ही अब कितना होगा इसका गोला, तो ऐसे ये हमें नहीं मालूम, तो इसका जो वक्रता त्रिज्या इसकी मानी जाती है, वक्रता त्रिज्या इन्फिनिटी, यानी अनंत होती है। इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत। और अनंत का आधा उसका भी अनंत, यानी कि फोकस वक्रता त्रिज्या फोकस। अब इसमें एक रिलेशन होता है, एफ इजिकल टू R/2, जहां F बराबर फोकस और R बराबर वक्रता त्रिज्या। ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आता है, इसे याद कर लेना, वक्रता त्रिज्या। यानी कि फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, फोकस जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो यहां पे देखिए इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी थी? इन्फिनिटी, तो इसका आधा भी इन्फिनिटी होगा, तो फिर जो फोकस है वो कितना होगा? इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, ठीक है। और अब इसका फोकस तो पता चल गया, जब इसका फोकस इतना है तो आवर्धन इसका कितना होगा? आवर्धन एक होता है। आवर्धन कितना होता है? एक होता है। तो समतल दर्पण का आवर्धन होता है वो एक होता है। अब इसके हम गुण, समतल दर्पण के गुण लिखने जा रहे हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब तो हमने वो किरण आरेख के द्वारा समझ लिया था। अब इसके हम समतल दर्पण के गुण लिखेंगे। समतल दर्पण के गुण, समतल दर्पण के गुण, इसका पहला गुण होता है, सबसे मुख्य गुण, सीधे लिख देते हैं, समतल दर्पण द्वारा पार्श्व परावर्तन होता है। हम एक एक गुण को अच्छे से समझते जाएंगे और एग्जाम में वैसे ही एकदम अच्छे से लिखते जाएंगे, जो कि याद हो जाए। समतल दर्पण द्वारा क्या होता है? पार्श्व परावर्तन। ये पार्श्व परावर्तन क्या होता है? जैसे देखो ये ए है, ये तो वही रहता है, कुछ वर्णों का, जैसे कोई एबीसीडी हमने ले लिए हैं, एबीसीडी में से हम ले रहे हैं ई को, ई, इसको हमने दर्पण, समतल दर्पण के सामने रख दिया है, तो ये समतल दर्पण में इनका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ऐसा बनना है। और हमने ले ली जे, इसको भी रख दिया हमने समतल दर्पण के सामने, ये इसमें कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। और एक समतल दर्पण के सामने हमने एक आदमी को खड़ा कर दिया,
ये राइट ये लेफ्ट, ठीक है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। इसमें इसका जो होगा ऐसे करके बना, इसमें हमने एक इंसान को खड़ा किया है, ये आर था, इसका ये राइट हैंड था, ये लेफ्ट हैंड था, तो इसका ये राइट हैंड ये वाला है और ये लेफ्ट हैंड है। वैसे हमें पता, इसमें अगर देखेंगे तो मैं ये वाला राइट लग रहा है और ये वाला लेफ्ट, यानी ये उल्टा कर देता है, ये ऐसे पलट देता है। और जैसे इंसान का तो हमें पता ही नहीं चलेगा, दोनों एक ही हाथ होते हैं ना, दोनों एक ही तरह होते हैं तो पता नहीं चलता। और जैसे कुछ लेटर वगैरह होते हैं, जैसे ए होता है, एम होता है, एच होता है, जिनका हम पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है, पार्श्व परावर्तन नहीं होता है। कुछ लेटर जैसे ए ले लिए, ए का नहीं होता है, एच ले लिए, आई, एम, एक्स, ठीक है। ऐसे कुछ होते हैं जिनका पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है, जैसे और एक डब्लू, और भी होते होंगे, जैसे ए को रखा है तो ऐसा ही बन के आ जाएगा। जबकि ये वाली टांग है ये वाली, और ये वाली टांग है ये वाली, ऐसे करके, ठीक है। ये होता है पार्श्व परावर्तन। दर्पण के द्वारा क्या होता है, दर्पण के द्वारा समतल दर्पण के द्वारा पार्श्व परावर्तन होता है, ठीक है। दूसरी जो होती है समतल दर्पण, दूसरा गुण, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर ही होता है, यानी कि जो इसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर ही होता है, वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। ये इसका एक गुण है। इसके गुण है वो सारे इंपोर्टेंट हैं, तो आईएमपी पूरे पे ही लगा लो, इंपोर्टेंट, सारे ही इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। समतल दर्पण आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अभी हमने किरण आरेख में देखा था समतल दर्पण कैसा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और चौथा लिखेंगे समतल दर्पण का आवर्धन, एक होता है। समतल दर्पण का आवर्धन एक होता है। पांचवा लिखेंगे समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस सदैव अनंत होते हैं, से आर एफ इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका जो रिलेशन होता है एफ इक्वल टू आर बाई टू, यानी फोकस और वक्रता त्रिज्या का रिलेशन ये होता है जिससे हमें जो फोकस होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, तो एफ इक्वल टू आर बाई टू। अब ऐसे हम लिख सकते हैं जो वक्रता त्रिज्या होती है आर इक्वल टू टू एफ, आर इक्वल टू टू एफ। जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस की दोगुनी होती है, जो वक्रता त्रिज्या होती है वह
फोकस की दोगुनी होती है, त्रिज्या है वो इन्फिनिटी होगा और इसका फोकस भी इनफाइनाइट होगा। गुण नंबर यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 6, समतल दर्पण से समतल दर्पण से वस्तु की दूरी जितनी होती है उतनी ही दूरी प्रतिबिंब तथा दर्पण के बीच होगी। कहने का मतलब है जैसे ये दर्पण रखा है, ये दर्पण रखा है और यहाँ पर हमने वस्तु रखी है, तो जितनी ये इतनी दूरी है, ये जितनी दूरी है उतनी दूरी पे ये क्या बनेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। ये O है और ये I, यानी कि ये दूरी x है तो ये दूरी x होगी। ठीक है, ये भी इसका एक गुण है। तो इतने गुण नोट कर लीजिए और हम आगे एक दूसरा गुण बताते हैं, और भी हैं कुछ गुण, इतने गुण नोट कर लीजिए। सातवां गुण, कोई वस्तु h हाइट की है, h ऊंचाई की है, कोई वस्तु h ऊंचाई की है तो इस वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब पूर्ण प्रतिबिंब के लिए, पूर्ण प्रतिबिंब के लिए h/2 ऊंचाई का दर्पण लेना होगा। जैसे देखा है, यानी कि तुम कितने बड़े थे, 6 फीट के, ये h है, तो इसको देखने के लिए हमें कितना बड़ा चाहिए, यानी कि h इतना है तो h/2 यानी 6/2 इक्वल टू 3 फीट। 3 फीट का दर्पण लेंगे तो 6 फीट की जो जितनी कोई भी वस्तु हो तो उसका पूर्ण प्रतिबिंब हमें उस दर्पण में दिखाई देगा। तो इसका ये एक गुण है। इसका एक गुण ये भी है, 8वां गुण और अंतिम गुण। अंतिम गुण तो नहीं बोल सकते और सारे गुण होते हैं, पर इतने आप लिख दोगे तो नंबर आपके पूरे के पूरे ही मिलेंगे। अगर समतल दर्पण के बारे में कोई टॉपिक आ जाएगा तो एकदम ठीक पूरे ही नंबर मिलेंगे। तो एक गुण है, अगर कोई वस्तु v चाल से दर्पण की ओर आ रही है, तो
इसका प्रतिबिंब दर्पण की ओर 2b चाल से आएगा, 2b चाल से आएगा। कोई वस्तु b चाल से दर्पण की ओर आ रही है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण की ओर 2b चाल से आएगा। यानी कि अगर एक दर्पण आपके सामने रख दिया और आप इस तरफ यहां से खड़े हो, इधर जा रहे हो कितनी स्पीड से, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इधर बढ़ रहे हो, यानी कि दर्पण की ओर जा रहे हो, तो इधर से आपका जो प्रतिबिंब है वो कितनी तेजी से आएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आएगा दर्पण की ओर। ये एरो बना है, जो आप इसके पास जाओगे तो इतनी पास ये प्रतिबिंब आएगा। ठीक है, तो ये है इसका लास्ट गुण, हम इतना ही बता रहे हैं, वैसे तो और गुण होते हैं, वो आप इतना लिख दोगे तो एकदम जो एग्जामिनर है वो एकदम सहमत होगा आपसे और पूरे के पूरे नंबर आपको दे देगा। और एक है अब समतल दर्पण से रिलेटेड एक लास्ट टॉपिक, समतल से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। बंद कर दिए। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, यानी कि इससे कितने प्रतिबिंब बनेंगे समतल, अगर एक समतल दर्पण ऐसे लिया, एक इधर रख दिया, ऐसे ही झुका के एक ऐसा कुछ समतल दर्पण एक इधर रख दिया, तो ये कितने डिग्री पे झुका है, ये इतना, आने की मान लो एक आभासी करके ऐसे मिला दो, ये कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री। तो ठीक है, अब इसमें ये थीटा मान लेंगे। ठीक है, इसके लिए प्रतिबिंबों की संख्या, अगर कोई वस्तु इधर रखी है तो फिर इधर और इधर, इधर से लगभग दोनों में इसका प्रकाश का परावर्तन होगा, तो इससे कितने प्रतिबिंब बनेंगे, वही प्रतिबिंबों की संख्या, उनके नंबर हमें ज्ञात करने हैं। तो नंबर के लिए एक सूत्र होता है, क्या होता है, 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1, ये होता है सूत्र। और जहां थीटा क्या होता है, जहां थीटा बराबर 2 समतल दर्पणों के झुकाव का कोण, 2 समतल दर्पणों के झुकाव का कोण, जहां थीटा क्या होता है, 2 समतल दर्पणों के झुकाव का कोण। अब मान लीजिए किसी ने पूछ दिया, अगर कोई दो समतल दर्पण हैं, वो कितने 90 डिग्री पे, जैसे अभी मैंने बनाया था 90 डिग्री पे एक दूसरे सामने झुके हुए हैं, तो कितने कितने वो बनेंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो इनकी संख्या कितनी होगी, तो थीटा 90 डिग्री क्या है, थीटा दो समतल दर्पणों के झुकाव का कोण, यानी कि जो 2 समतल दर्पण है आपस में 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, तो यहाँ पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे भाई, उसका थीटा बराबर 90 डिग्री, तो इसमें पुट कर देंगे, ये सूत्र है n बराबर, जहां n इन पे लिख दे रहे n बराबर प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या, जहां जो n है, n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1, जहां n क्या है, प्रतिबिंबों की संख्या, तो हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी है, n बराबर 360 बटे थीटा कितना है, 90 डिग्री,
-1, 0 0, 9 चौक 36, 4 - 1 = 3। प्रतिबिंब कितने बनेंगे? 3 प्रतिबिंब।